शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कल शाम को कांग्रेस संसदीय दल की जो रणनीति का एक ग्रुप है, स्ट्रेटेजी ग्रुप है, उसकी बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता हमारे संसदीय दल के नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी मौजूद थे और उसमें लंबी बातचीत हुई कि ये जो 5 दिन का विशेष सत्र आने वाला है 18 तारीख से, उसके लिए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। उसके बाद में कल रात को 8 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक बैठक बुलाई अपने घर में। 8 बजे रात को सारे जो फ्लोर लीडर्स हैं इंडिया पार्टी के, लोकसभा में और राज्यसभा में, सारे फ्लोर लीडरों की बैठक हुई और उस बैठक में भी चर्चा हुई कि ये विशेष सत्र में इंडिया पार्टी की ओर से क्या रणनीति होनी चाहिए। और ये तय हुआ कि हम ये सत्र का बहिष्कार नहीं करेंगे। ये मौका है हमारे लिए जनता के मुद्दों को उठाने के लिए, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि अलग अलग पार्टियां अपने मुद्दे उठाएंगे। हालांकि समय सीमित है 5 दिन के लिए। और ये भी तय किया गया कि सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री को एक खत लिखेंगी और जो बातचीत हुई है इंडिया पार्टी की बैठक में, कांग्रेस संसदीय दल के बैठक में, उस बातचीत से जो निकला है, जो एक आम सहमति बनी है, वो प्रधानमंत्री के समक्ष रखेंगे। तो आज सुबह सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री को एक खत भेजा है। उसकी कॉपी आपको मिल जाएगी अगले 4-5 मिनटों में। मैं मोटे तौर से उस खत में क्या है उसकी जानकारी दूंगा। पहली बात जो सोनिया जी ने कहा है उस खत में कि ये बैठक बुलाई गई है बिना बातचीत करके, कोई मशवरा नहीं हुआ है, कोई वार्तालाप नहीं था अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ। अचानक इंडिया पार्टियों की बैठक हो रही है मुंबई में और यहाँ से खबर आती है कि 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। इस बारी मनमानी अपने ही बल में एक तरफा निर्णय लिया गया कि 5 दिन का सत्र होगा 18 तारीख से। दूसरी बात, जब कभी विशेष सत्र होता है कार्यसूची पहले तय की जाती है और कार्यसूची जो एजेंडा है, जो कार्यसूची है, वो सभी पार्टियों से बातचीत करके एक बार, जैसा कि मैंने कहा, सर्वसम्मति तो असंभव है पर एक आम सहमति बनाने की प्रयास होती है सरकार की ओर से। पर यह पहली बार हो रहा है कि विशेष सत्र बुलाया गया है और एजेंडा, कार्यसूची की जानकारी हमारे पास नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और तीसरी बात जो उन्होंने खत में लिखा है कि जो बुलेटिन में छपा है, जो सांसदों ने अपने बुलेटिन, लोकसभा बुलेटिन में और राज्यसभा बुलेटिन में पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है कि 18 तारीख सरकारी बिजनेस, 19 तारीख सरकारी बिजनेस, 20 तारीख सरकारी बिजनेस, 21 तारीख सरकारी बिजनेस, 22 तारीख सरकारी बिजनेस, यानी कि 5 के 5 दिन गवर्नमेंट बिजनेस के लिए एलोकेट किया गया। तो ये नामुमकिन है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, पर हो गया है। हमारे ओर से हम पूरा प्रयास करेंगे, सभी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, इंडिया पार्टी
कि जो मुद्दे हैं जो हम उठाना चाहते थे पिछले सत्र में, हम उठा नहीं पाए सरकार की मनमानी के कारण। सरकार की जो मंशा थी, सरकार नहीं चाहती थी कि सत्र चले, इसीलिए वो हमारी मांगों का नजरअंदाज किया। पर इस बार सोनिया जी ने प्रधानमंत्री को कहा है कि हमारे ओर से 9 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो हम उठाना चाहते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में। किस नियम के अनुसार उठाए जाएंगे उस पर बातचीत हो सकती है। हम उस पर कोई ये नहीं कह रहे हैं कि इसी रूल के तहत होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि प्राथमिकता बहस पर है, प्राथमिकता है चर्चा होनी चाहिए। किस रूल के तहत, किस नियम के तहत, वो हम बातचीत कर सकते हैं सरकार और इंडिया पार्टियों के बीच में, और अलग अलग पार्टी के बीच में बातचीत हो सकती है। तो जो 9 मुद्दे का जिक्र किया गया है इस चिट्ठी में, सोनिया गांधी जी की चिट्ठी में, मैं आपको मोटे तौर से गिना लूंगा और यह जो आपको खत मिल जाएगा आपको इस पर और जानकारी मिल जाएगी। पहला मुद्दा है जो मौजूदा आर्थिक स्थिति है, जो कमर तोड़ महंगाई है, बढ़ती हुई बेरोजगारी है, आर्थिक विषमताएं हैं, और जो खास तौर से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के परेशानी को लेकर जो हम मुद्दा उठाने चाहते थे पिछले सत्रों में, हम उठा नहीं पाए। हम चाहते हैं कि इस पर 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे का बहस हो। जिस दिन होगा वो तय हो सकता है, पर जो मौजूदा आर्थिक स्थिति है, खास तौर से आवश्यक वस्तुओं पर जो कीमतें बढ़ रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रहा है और रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं, विषमताएं बढ़ रही हैं और एमएसएमई, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग परेशानी में है हर एक राज्य में, उसको लेकर एक बहस होने की जरूरत है। दूसरा मुद्दा जो सोनिया जी ने जिक्र किया है, किसान संगठनों के साथ सरकार की बातचीत हुई थी, आंदोलन था, आपको याद है, 3 काले कानून लाए गए थे, उस पर आंदोलन हुई। बाद में सरकार को मजबूरी से उन कानूनों को वापस लेना पड़ा, पर कुछ समझौता हुआ था, कुछ वादे किए गए थे एमएसपी को लेकर, खास तौर से कानूनी गारंटी एमएसपी को देने की बातचीत हुई थी, और किसान संगठनों के अलग अलग मांगे भी थी। उस पर क्या कार्रवाई हुई है, उसकी मौजूदा स्थिति क्या है, एमएसपी को लेकर लीगल गारंटी के मुद्दे पर सरकार की मंशा क्या है, इस पर चर्चा हो, सोनिया जी ने जिक्र किया है। तीसरी मांग जो हमारी है, जो अडानी बिजनेस ग्रुप को से लेकर जो खुलासे हुए हैं हमारे मीडिया में, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में, और रोज कुछ ना कुछ छपते रहता है, इस पर जांच हो रही है। एक विशेष समिति का गठन किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सेबी की जांच हो रही है, पर यह बिल्कुल साफ हो गया है कि बिना जेपीसी से इसका पूरा खुलासा नहीं हो सकता। जो तथ्य हैं, जो रिश्ते हैं अडानी के और मोदी सरकार के बीच में, और जो एकमात्र लाभार्थी हैं मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के, जो अडानी बिजनेस ग्रुप है, उसके जो खुलासे हुए हैं, उस पर जेपीसी का गठन होना बहुत जरूरी है। ये मांग हम पिछले 6 महीने से कर रहे हैं, 7 महीने से कर रहे हैं, पर यह मांग हम फिर से दोहरा रहे हैं, और सोनिया जी ने इसको प्रधानमंत्री को भी अवगत कराया है। चौथा मुद्दा है कास्ट सेंसस को लेकर, जातीय जनगणना को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, जब मैं ग्रामीण विकास मंत्री था 2011 में, हमने प्रयास किया कि जातीय जनगणना हो, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, हमने पूरा भी किया, पर उसमें और काम करने की ज़रूरत थी। हमारी सरकार चली गई 2014 में,
उसके बाद में उस जातीय जनगणना के बारे में हमने कुछ सुना नहीं। न केवल जातीय जनगणना नहीं हुआ है, पर जो 2021 में जनगणना होने वाली थी, जो हर 10 साल जनगणना होती है, वो भी अब तक नहीं हुआ है। और उस जनगणना न होने के कारण हमारे देश में करीब 14 करोड़ लोग हैं जो खाद्य सुरक्षा कानून के लाभार्थी नहीं बन पाए। तो जनगणना होना जरूरी है, और खास तौर विशेष तौर से जातीय जनगणना होना जरूरी है, क्योंकि जो सरकारी कार्यक्रम है, हमारे सामाजिक न्याय के कार्यक्रम है, सामाजिक सशक्तिकरण के कार्यक्रम है, नीतियां हैं, उसको और मजबूती देने के लिए ये जातीय जनगणना होना जरूरी है, अनिवार्य है। पांचवा मुद्दा है संघीय ढांचा पर जो आक्रमण हो रहा है। अलग अलग राज्यों में आप देख रहे हैं, तमिलनाडु में देखा है आपने, केरला में देखा है, कर्नाटक में हमारा अन्न भाग्य गारंटी को रोका गया था। अलग अलग राज्यों में राज्यपाल की भूमिका रोज हम उसके बारे में पढ़ने को मिलता है। पर यह साफ हो गया है कि यह संघीय ढांचा पर एक जानबूझकर एक प्लान रणनीति के कारण है कि राज्यों को, और खास तौर से जो राज्य बीजेपी शासित राज्य नहीं है, उनके सामने मुसीबतें खड़ा करना, उनको परेशानी में डालना, उनकी जो संवैधानिक हक है, जो संवैधानिक अधिकार हैं, उनको न देना, ये सब मोदी सरकार की रणनीति है। और ये हम उठाना चाहते हैं, इस पर बहस होने की जरूरत है। और सोनिया जी ने प्रधानमंत्री को कहा है कि ये जो सेंटर स्टेट रिलेशन को लेकर सभी कई राज्यों में जो चिंता जताई गई है, कई मुख्यमंत्रियों ने भी कहा है, इस पर चर्चा जरूर कराइए। छठा मुद्दा है जो प्राकृतिक आपदाएं हैं। खास तौर से हमने देखा है कुछ राज्यों में अत्याधिक बाढ़, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में अत्याधिक बाढ़ के कारण लाखों लोग विस्थापित हुए हैं, नुकसान पहुंचा है। और एक राज्य में अत्याधिक बाढ़ हो रहा है, दूसरे राज्य में, महाराष्ट्र जैसे राज्य में अत्याधिक सूखा हो रहा है। तो ये अत्याधिक बाढ़ और अत्याधिक सूखा ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, पर अब तक इसको प्राकृतिक आपदा घोषित नहीं किया गया है। ये चिंता का कारण है, चिंता का विषय है। और प्राकृतिक आपदा में जिला सरकार, पंचायत, नगरपालिका, राज्य सरकारों की भूमिका तो है, पर सबसे अहम भूमिका केंद्र सरकार की होती है। राहत केंद्र सरकार से आता है, कैलेमिटी रिलीफ केंद्र सरकार के माध्यम दिया जाता है। तो ये कई राज्यों ने ये बात उठाई है, और न केवल बीजेपी जो विपक्ष के राज्य हैं, पर सभी राज्यों में जो प्राकृतिक आपदाएं से पीड़ित हैं, या तो अत्याधिक बाढ़ या अत्याधिक सूखा, तो इस पर हम समझते हैं कि वक्त आ गया है इसको संसद में चर्चा हो, और सोनिया जी ने इसका भी जिक्र किया है। सातवां मुद्दा चीन से लेकर है। आप जानते हैं 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री ने स्वयं चीन को एक क्लीन चिट दे दिया था, पर उसके बावजूद आज हमारे जमीन पर चीन बैठा हुआ है। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में हमारी सीमाओं पर गंभीर समस्याएं पैदा हुई हैं, चुनौती है हमारे लिए, विदेश नीति के लिए। पर इस पर 3 साल से बहस नहीं हो पाई है, एक शब्द नहीं बोला गया है। हालांकि जो शब्द बोले गए हैं 19 जून 2020 को, वो एक क्लीन चिट दिया गया है प्रधानमंत्री से, और इसकी कीमत हमें भारी तरीके से चुकानी पड़ी है। पर इस पर बहस होना चाहिए, और अगले रणनीति क्या, एक सामूहिक संकल्प हम दिखाएं इसको लेकर, सिर्फ आलोचना के लिए नहीं, पर हम चाहते हैं एक सामूहिक संकल्प संसद की ओर से दुनिया के सामने रखा जाए कि यह हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है, और इसका मुकाबला हम एकजुट होकर करेंगे।
आठवां मुद्दा, जो सांप्रदायिक तनाव पैदा किए जा रहे हैं, मिसाल के तौर से हरियाणा जैसे राज्यों में ये चुनावी रणनीति तो है ही, पर सांप्रदायिक तनाव कई राज्यों में प्रयास की जा रही है। कभी कभी जो संस्थाएं हैं, बोला जाता है ये फ्रिंज एलिमेंट है, पर कभी कभी नॉन फ्रिंज एलिमेंट भी इसमें शामिल है। तो सोनिया जी ने कहा है कि जो कम्युनल टेंशन है, सांप्रदायिक तनाव है, अलग अलग राज्यों में एक भय का वातावरण बनाया गया है, एक माहौल बन गया है भय का। लोग चिंतित हैं, सब लोग चिंतित हैं, लोगों को निशाना बनाया गया है। इस पर चर्चा हो। और आखिरी मुद्दा जो उन्होंने जिक्र किया है, मणिपुर को लेकर 4 महीने हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है संवैधानिक संस्थाएं सब खत्म हो चुकी हैं, आज भी लोग पीड़ित हैं, लाखों लोग विस्थापित हैं। और आज ही हमें पढ़ने को मिला है कि अगले 5 दिन के लिए, जब हम G20 मना रहे हैं दिल्ली में, 5 दिन के लिए इम्फाल घाटी में कर्फ्यू लगाया गया है। तो अगर स्थिति नॉर्मल है तो 5 दिन के लिए पूरा कर्फ्यू क्यों लगाया गया? तो ये 9 मुद्दे हैं सोनिया जी के खत में, और उन्होंने कहा है कि एक रचनात्मक सहयोग के भावना से, इन्होंने ये शब्द इस्तेमाल भी किया है, इस रचनात्मक सहयोग के भावना से आप ये तय कीजिए, समय दीजिए और बताइए कि इन मुद्दों पर एक मौका मिलेगा सभी पार्टियों को अपने बात रखने का। न सिर्फ हमारी पार्टी, सभी पार्टी, बीजेपी की पार्टी भी चाहेगी कि इन मुद्दों पर वो भाग लें, पर इस पर चर्चा होना जरूरी है। इसके अलावा कुछ राज्यों में भी ऐसे मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। तमिलनाडु में लेकर नीट का मुद्दा है, महाराष्ट्र को लेकर मराठा आरक्षण का मुद्दा है। ये भी वहां के पार्टी जो सांसद हैं वो इस सत्र में उठाना चाहेंगे और वो मौका उनको भी मिलना चाहिए। तो आपको खत मिल जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हालांकि अगले 4-5 दिन सरकार व्यस्त रहेगी, पर 18 तारीख तक हमें समय है। सिर्फ सरकारी एजेंडा के आधार पर यह विशेष सत्र नहीं होना चाहिए। सिर्फ गवर्नमेंट बिजनेस, गवर्नमेंट बिजनेस, गवर्नमेंट बिजनेस, गवर्नमेंट बिजनेस, गवर्नमेंट बिजनेस 5 बार लिखा है बुलेटिन में। ये हमारे लिए, हम इसको स्वीकार नहीं करते, ये नामुमकिन है, ये परंपरा के खिलाफ है। जो आपका एजेंडा है, बैठक बुलाइए, हमसे बातचीत कीजिए। आप विधेयक पास कराना चाहते हैं, पारित कराना चाहते हैं, हमें बताइए, पहले से बातचीत कीजिए। पर सबसे महत्वपूर्ण बात, रोज जो 6 घंटे या 5 घंटे हम मिलेंगे, उसमें से 1.5 या 2 घंटे या 2.5 घंटे इन मुद्दों पर चर्चा हो, किसी भी नियम के आधार पर चर्चा हो। हम चाहते हैं कि ये 5 दिन का सत्र चले, हम इसमें भाग लेंगे, हमारी मांग समक्ष रखेंगे, चेयरमैन साहब के समक्ष और स्पीकर साहब के समक्ष। पर हम जानते हैं कि निर्णय तो सरकार ही लेगी कि क्या ये मुद्दे लिया जा सकता है नहीं या नहीं। पर हम चाहते हैं कि इन 9 मुद्दों पर जरूर चर्चा हो और भरपूर हम इस पर भाग लेंगे। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ हमारी बात रखकर हम निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है। बात सुनेंगे, हम बात भी बोलेंगे। अंत में मैं यही कहूंगा कि ये एक तंत्र का जो तोप चलाया जा रहा है, बिना कोई जानकारी के, बिना कोई मशवरे के, बिना कोई वार्तालाप के, बिना कोई बातचीत के सदन को बुलाना, सदन का जो एजेंडा है, जो कार्यसूची है, उसको एक राज रखना, ये एक तंत्र का तोप है।
हम अपने आप को प्रधानमंत्री, अपने आप को, हमारे देश को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, पर अब मदर ऑफ डेमोक्रेसी में अगर लोकतंत्र की शहनाई नहीं बजती है, पर सिर्फ एक तंत्र का तोप चलाया जाता है, ये कोई लोकतंत्र नहीं है। शुक्रिया। अगर आपके कोई सवाल है मैं लूंगा। हम चर्चा चाहते हैं, हमारी मांग है कि इस पर जेपीसी हो। आप खत में भी हमने लिखा है इन मुद्दों पर चर्चा होना जरूरी है, और मुद्दा है जेपीसी का गठन अडानी मामले में, बिल्कुल स्पष्ट है। टू 67167 176 194 186 ये भूल जाइए। किसी भी नियम पर हम बात कर सकते हैं, बातचीत हो सकती है, पर चर्चा होना जरूरी है। हम तैयार हैं। हाँ जी, इस तरफ थोड़ा सा इसी से रिलेटेड सवाल है। प्रधानमंत्री पर आप लोग कहते हैं कि वो महंगाई पर नहीं बोलते, फ्रीबीज पर नहीं बोलते, ग्रोथ पे नहीं बोलते, लेकिन उन्होंने मनी कंट्रोल को इंटरव्यू दिया, हमारे सिस्टर कंसर्न को। उन्होंने बोला है कि महंगाई के लिए जो हमने कोशिशें की है, उससे अगर ग्लोबल स्तर पे देखें तो महंगाई हिंदुस्तान में कम हुई है। देश में एक स्थायी सरकार रही है 9 साल, लोगों ने भरोसा जताया, इसलिए ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। तो भारत ग्लोबल लीडर बना है G20 का। ये सब बोलने दीजिए। संसद के अंदर जब विषय महंगाई का विषय लिया जाएगा, जब मौजूदा आर्थिक स्थिति है उस पर विषय लिया, चर्चा होगी, उस पर वित्त मंत्री बोलेंगी, अलग अलग मंत्री बोलेंगे, बोलने दीजिए, पर हमें भी मौका दीजिए। तो हम क्या कह रहे हैं कि इस 5 दिन में संसद के अंदर ये आर्थिक मुद्दे हैं, राजनीतिक मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, चीन को लेकर जो मुद्दे हैं, उस पर एक चर्चा कराइए। इस बार तो कराइए। विशेष सत्र बुलाने का मकसद यही है कि चर्चा होना, और ये मुद्दे जो हैं सरकार और विपक्ष दोनों बीच में बातचीत के बाद तय होता है। ऐसा नहीं कि ये मुद्दे हैं, आप आइए, आप बैठिए, विधेयक पारित कराइए और जाइए। वो हम तैयार नहीं। और सोनिया जी ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि हम आएंगे, भाग लेंगे, पर ये मुद्दे हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये हमारे लिए जरूरी नहीं है, ये जनता के मुद्दे हैं। जनता चाहती है कि हम संसद में ये मुद्दे उठाएं। सर, हाँ जी, हाँ जी सर, इस तरह की भी चर्चा है कि विमेन्स रिजर्वेशन बिल सरकार ला सकती है स्पेशल सत्र में। मैडम, मैंने जो कहा है, सोनिया जी ने जो अपने खत में कहा है, हमारे ओर से जो मुद्दे हैं, मैं सरकार के मुद्दे के बारे में नहीं मैं बात कर रहा हूं। सरकार क्या करेगी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, पर हमारे ओर से ये 9 मुद्दे हैं। और महाराष्ट्र के सांसद, तमिलनाडु के सांसद जो उनके राज्यों में मुद्दे हैं वो उठाएंगे। हमारे ओर से जो सरकार की ओर से विधेयक आएंगे, जो जिस विषय पर बातचीत होगा, जब हमको जानकारी मिलेगी उस पर रणनीति हम तय करेंगे। आज मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। सर, दो बातें निकल कर आ रही है, जिसमें अमेंडमेंट की बात की जा रही है, जिसमें अमेंडमेंट मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। मैं वही कह सकता हूं जो हमने तय किया है, जो सरकार ने तय किया है। मुझे कोई जानकारी नहीं है सरकार क्या करेगी, क्या नाम बदलेगी, क्या विधेयक लाएगी, मैं कुछ नहीं कह सकता हूं उसके ऊपर। और मैं समझता हूं मुझे कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें सरकार की क्या मंशा है, कार्यसूची क्या होगी, जब वो जानकारी हमें मिलेगी तब मैं फिर से आपसे बातचीत करूंगा। आपने ट्वीट किया था, इसलिए पूछ रहा हूं सर, कल भारत को लेकर, इंडिया वर्सेस भारत को जो मामला है उसको लेकर मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री को खत लिखा है, 9 मुद्दे उन्होंने प्रधानमंत्री के समक्ष रखा है, और हम उम्मीद करते हैं रचनात्मक सहयोग की भावना से कि इस पर चर्चा होगी। सर, संसद सत्र के दौरान सरकार का क्या एजेंडा होगा, इस पर सस्पेंस है। लेकिन जो बात खुलकर के अब दिख रही है वो ये कि सरकार भारत नाम को ज्यादा तरजीह दे रही है। राष्ट्रपति ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, हमारे संविधान में ही कहा गया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। बस
ये जो नया पहला trend- आर्टिकल देखिए सर एक बार सवाल सुन लीजिए। संविधान जो नया ट्रेंड ये दिख रहा है, जो परिवर्तन दिख रहा है, इस पर कांग्रेस की क्या राय है? नहीं, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये हमारे संविधान में लिखा गया है, इस पर कोई बहस नहीं है। Prime Minister has given an interview to CNN Network, and he has basically said in 2014, nobody knew me, but even then I gave me the heavy mandate. Now I am seen everywhere in Chandrayaan. I am seen in my recent visit to the US. Now people know me and they will elect me rightly. Prime Minister has panicked. He is in a panic mode. Prime Minister is not only fatigued, but he is also in panic mode. And all his actions, his revival of a dead NDA when our Bengaluru meeting was going on, his response to the formation of the India group, then his unilateral decision to call this 5-day session. These are all symbols of a panic-stricken administration. So not only is he fatigued, it is a case after 9 years, maximum fatigue, maximum panic. That is what the Prime Minister's approach is. सर 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 जयराम साहब, सवाल अंग्रेजी में था, इसीलिए मैंने जवाब अंग्रेजी में दिया। प्रधानमंत्री में न केवल घबराहट दिखाई दी जा रही है, पर थकावट भी। मैक्सिमम घबराहट, मैक्सिमम थकावट। ये थकावट और घबराहट जो दिखाई दे रहा है, और खास तौर से पहले पटना के बैठक के बाद, फिर बेंगलुरु के बैठक के बाद, और हमारे मुंबई के बैठक के बाद, थकावट तो पहले से ही थी, पर जो घबराहट है, भोखला गए हैं प्रधानमंत्री और उनके जो रणनीति बनाते हैं, जो अपने आप को चाणक्य कहते हैं, उनमें घबराहट तो दिखाई दे रही है, बिल्कुल साफ है। सर अधीर रंजन चौधरी साहब ने, जयराम साहब, हाँ जी अधीर रंजन चौधरी साहब ने भारत पर बोला है कि अगर इंडिया से मैडम, मैं सोनिया जी के खत पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सर लगातार जो भारतीय जनता आप प्रधानमंत्री के माफिक डाइवर्ट करने की कोशिश मत सर भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद इंडिया और भारत की बात कर रहे हैं, जबकि जयशंकर जो कि विदेश मंत्री है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि संविधान पढ़िए, संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। तो इस तरह की मैंने बहस भी में यही क्यों- कहा है, इस मैंने तरह भी की- अभी कहा, इस तरह की बहस क्यों चला पहला रही है सरकार? आर्टिकल पढ़िए, पहला अनुच्छेद पढ़िए, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और इस यूनियन ऑफ स्टेट्स पर ही आक्रमण हो रहा है। इसीलिए सोनिया जी ने अपने खत में लिखा है कि यह मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है। संविधान में कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, पर इस यूनियन ऑफ स्टेट्स, इस संघीय ढांचा पर, राज्यों के संवैधानिक हकों पर, राज्यों के संवैधानिक अधिकारों पर आक्रमण हो रहा है। इस पर चर्चा होना जरूरी है। सर Okay. सर एक सवाल है सर, सनातन धर्म को लेकर लगातार Okay, thank you. सवाल। शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कल शाम को कांग्रेस संसदीय दल की जो रणनीति का एक ग्रुप है, स्ट्रेटेजी ग्रुप है,